डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण पर। विश्व इतिहास में यूरोप के इतिहास में 15वीं सदी के मध्य ऐसे नवीन परिवर्तन हुए कि जिससे यूरोप में एक प्रकार से बौद्धिक चेतना, प्राचीन साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होना, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार तथा नित नई नई भौगोलिक खोजें, इन सब कारणों से यूरोप में एक ऐसी नव चेतना का संचार हुआ जिसे हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण क्या है? इसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने तथा इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सामान्यतया पुनर्जागरण का सामान्य अर्थ है पुनः जागना या फिर से जागना, अर्थात पुनः जागृत होना। क्योंकि यूरोप के इतिहास में मध्यकाल को सामान्यतया एक अंधकार का युग माना जाता है और मध्यकाल की समाप्ति के दौरान, या हम यूं कह सकते हैं कि जब मध्यकाल समाप्त हो रहा था और आधुनिक युग प्रारंभ हो रहा था, इस अवधि में यूरोपीय समाज में, यूरोप के विद्वानों में एक नवीन चेतना जागृत हुई और इस नवीन चेतना के कारण यूरोप में कई सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इस नवीन चेतना को अंग्रेजी में रिनेसां कहा गया। रिनेसां अर्थात पुनर्जागरण, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या पुनर्जीवन, परंतु इसका प्रयोग बौद्धिक, साहित्यिक एवं कलात्मक अभिरुचि और वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में किया जाता है। सामान्यतया पुनर्जागरण से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे, तथा दूसरे शब्दों में कहें तो इन परिवर्तनों में मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के समस्त बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत सामंतवाद का अंत, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, वैज्ञानिक आविष्कार, बारूद तथा कुतुबनुमा का आविष्कार, नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज, नई भौगोलिक खोजें तथा पूंजीवाद आदि इसमें सम्मिलित हैं। पुनर्जागरण को विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि नई दुनिया के प्रकाश में आने के उपरांत, अर्थात जब अमेरिका की खोज हुई तो उसके बाद प्राचीन सभ्यता की पुनः खोज, अर्थात प्राचीन सभ्यता के जो अच्छे तत्व थे उनकी खोज हुई। मध्य युग के इतिहास को अंत करने वाली तथा आधुनिक युग के आरंभ को सूचित करने वाली दूसरी सीमा की प्रतीक है।
अर्थात लॉर्ड एक्टन के शब्दों में पुनर्जागरण एक ऐसा सीमा चिन्ह है जो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक स्पष्ट विभाजन को इंगित करता है। एक प्रकार से यह मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच सीमा चिन्ह है। आगे वो लिखते हैं कि पुनर्जागरण यूनानी साहित्य के पुनः अध्ययन एवं उससे उत्पन्न परिणामों को सूचित करता है। इसी तरह प्रसिद्ध इतिहासकार हेज लिखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान व निरंकुश राजतंत्रों के अभ्युदय एवं व्यापारिक क्षेत्र में पूंजीवाद की वृद्धि व यूरोपीय प्रसार की भांति समान रूप से महत्वपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति 15वीं तथा 16वीं सदी की वह बौद्धिक जागृति थी जिसने आधुनिक समाज एवं सभ्यता को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किया। ऐसे ही एक विद्वान वैन लून लिखते हैं कि रिनेसां राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन न होकर मानस की एक विशिष्ट स्थिति को उजागर करता है। रॉबर्ट इरगैन के मतानुसार व्यापक तौर पर रेनेसां पुनर्जागरण का अभिप्राय मध्य युग से वर्तमान युग को प्रारंभ करने के उन सभी परिवर्तनों से है जिनके द्वारा सामंतशाही का पतन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, छापे खाने का प्रारंभ, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों का आरंभ, अमेरिका की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद इत्यादि हुए। अर्थात ये सभी परिवर्तन पुनर्जागरण को सूचित करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार ल्यूकस लिखते हैं कि रेनेसां शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 16वीं ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गए। एक तथ्य आपको समझना बहुत जरूरी है कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से माना जाता है। अर्थात सर्वप्रथम इटली में ही नवीन चेतना का संचार हुआ, नई जागृति उत्पन्न हुई और जो सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक परिवर्तन इटली में हुए, धीरे धीरे वे परिवर्तन संपूर्ण यूरोप में फैल गए। दूसरे विद्वान स्वेन के अनुसार मध्यकाल के अंत में जितना बौद्धिक विकास हुआ उसे ही सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा गया है। इस तरह पुनर्जागरण को विस्तृत संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हम अपने टॉपिक के अगले बिंदु पे आते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या थे। या हम कह सकते हैं कि इटली से जो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ उसके कारण क्या थे। इनमें पहला कारण आता है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। आपको ज्ञात होगा कि मध्यकाल में यूरोप में वाजेंटाइन साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य था और इस वाजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जिसे हम कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। और मध्यकाल में यही कुस्तुनतुनिया यूरोप में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि का केंद्र था। यूरोप के सभी बड़े विद्वान, बड़े साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक कुस्तुनतुनिया में ही निवास करते थे।
परंतु 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के जो विद्वान अब तक कुस्तुनतुनिया में निवास करते थे, वो तुर्कों के आक्रमण के कारण वहाँ से भाग गए तथा उन विद्वानों ने, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों ने यूरोप के अन्य भागों में शरण ली। ये जो विद्वान, दार्शनिक या साहित्यकार थे, ये अपने साथ अपना ज्ञान विज्ञान भी ले गए और यूरोप के जिन भागों में वो गए, उन भागों में उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो ज्ञान अब तक केवल कुस्तुनतुनिया में ही सिमटा हुआ था, वह यूरोप में सर्वत्र फैल गया। क्योंकि कुस्तुनतुनिया से जो विद्वान गए, उनमें से सबसे अधिक विद्वानों ने इटली में शरण ली, क्योंकि इटली कुस्तुनतुनिया से सबसे निकट पड़ता है और इसी कारण इटली से ही यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। इस तरह कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने जो अधिकार किया, इसका परिणाम यह हुआ कि जो विद्वान वहाँ से पलायन कर गए, उन्होंने अपना ज्ञान यूरोप में चतुर्दिक फैलाया और इसलिए यूरोप में कुस्तुनतुनिया के आक्रमण को पुनर्जागरण का एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण है साहित्य का प्रभाव। जब ये विद्वान कुस्तुनतुनिया से पलायन कर गए, तो उनमें से सर्वाधिक विद्वानों ने इटली में शरण ली। इटली में उस समय जो शासक वर्ग था, उन्होंने इन विद्वानों को अपने यहाँ शरण दी और इसका परिणाम यह हुआ कि इटली में प्राचीन यूनानी साहित्य का पुनः अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में जो प्राचीन इटली का साहित्य था या प्राचीन यूनानी साहित्य था, उसका अध्ययन किया गया और उन विद्वानों ने नए ढंग से अपनी रचनाओं को तार्किक आधार पर उनका सृजन किया। इन विद्वानों में जो प्रसिद्ध विद्वान हुए, जैसे दांते, जिन्होंने डिमोनार्किया ग्रंथ की रचना की, इसी तरह पेट्रार्क, जिन्हें मानववाद का जनक माना जाता है, लियोनार्डो दा विंसी, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, चित्रकार और मूर्तिकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों से एक नई चेतना का संचार किया, माइकल एंजेलो, राफेल आदि ऐसे विद्वान और साहित्यकार हुए, जिनके साहित्य से इटली के लोगों में या हम ये कहीं यूरोप के लोगों में एक नई चेतना का संचार हुआ। उनकी इस राजतंत्र के प्रति, समाज के प्रति एक नई सोच विकसित हुई, जिस कारण इटली में पुनर्जागरण संभव हुआ और इटली से यह पुनर्जागरण यूरोप के अन्य भागों में फैला। तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है धर्म युद्धों का प्रभाव। मध्यकाल में यूरोप के ईसाइयों द्वारा यरूशलेम स्थित अपने धर्मस्थलों को मुस्लिमों से मुक्त करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आपको विदित होगा कि ईसा मसीह, जिन्होंने ईसाई धर्म स्थापित किया था, तो ईसा मसीह का जन्म स्थान यरूशलेम है और यरूशलेम पर मध्यकाल में तुर्कों का अर्थात मुसलमानों का अधिकार था। यूरोप के ईसाई धर्मावलंबी ईसा मसीह के जन्म स्थान को मुस्लिम
वर्ग से मुक्त कराना चाहते थे। इस कारण मध्यकाल में ईसाइयों व मुसलमानों के बीच इन धार्मिक स्थलों को लेकर कई युद्ध हुए, इसलिए इन्हें धर्म युद्ध कहा जाता है। इन धर्म युद्धों में यद्यपि कई योद्धा मारे गए, यूरोप के कई सामंत बलिदान हो गए, परंतु इन धर्म युद्धों का एक सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन धर्म युद्धों में युद्ध के दौरान यूरोप के ईसाई या यूरोप का एक वर्ग तथा अरब का मुस्लिम वर्ग एक दूसरे के संपर्क में आए। इससे ईसाई और मुस्लिम सभ्यता का जो मिलन हुआ, जो आपस में उनका एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप वासियों ने तुर्कों के संपर्क में आकर उनकी स्थापत्य कला, उनकी मस्जिदों की गुंबद, मेहराबें आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, और वहीं तुर्कों ने भी यूरोप वासियों से कई नई चीज़ें सीखी। इस आदान प्रदान का परिणाम भी यह हुआ कि इसे पुनर्जागरण को बल मिला। पुनर्जागरण का अगला महत्वपूर्ण कारण है व्यापारिक समृद्धि का प्रभाव। यूरोप में मध्यकाल के अंत व आधुनिक युग के प्रारंभ में वाणिज्यवाद के कारण व्यापारी वर्ग को काफ़ी समृद्धि प्राप्त हुई। यहाँ तक कि व्यापारिक वर्ग ने अपने व्यापार के साथ साथ कला व साहित्य को भी संरक्षण दिया। इटली इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इटली का जो प्रसिद्ध फ्लोरेंस नगर है, वहाँ का जो व्यापारी वर्ग था और जो शासक भी था लोरेंजो डी मेडिसी, उसके दरबार में दांते, पेट्रार्क, बोकासिए जैसे विद्वान प्रतिभाशाली साहित्यकार रहते थे। तो जो ये समृद्ध व्यापारी वर्ग था, इस समृद्ध व्यापारी वर्ग ने यूरोप में कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक युग के आरंभ में यूरोप में कई भौगोलिक खोजें हुई। स्वयं कोलंबस द्वारा जो अमेरिका की खोज की गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। इसी तरह भारत के लिए एक नया समुद्री व्यापारिक मार्ग खोजा गया, या बाद के वर्षों में विभिन्न नए भौगोलिक स्थलों की खोज हुई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि यूरोप में पुनर्जागरण को एक बल प्रदान हुआ। पुनर्जागरण के लिए यूरोप में छापे खाने का आविष्कार भी एक बड़ा कारण रहा है। छापे आविष्कार के कारण साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ, बड़ी मात्रा में पुस्तकें छपने लगी, समाचार पत्रों का विकास हुआ, और इससे भी पुनर्जागरण को बल मिला। अगला महत्वपूर्ण कारण है कुतुबनुमा का आविष्कार। कुतुबनुमा, जिसे हम मैरीन कंपास कहते हैं, और उसे दिक्सूचक भी कहा जाता है, जो हमें दिशा ज्ञान कराता है। मध्यकाल में समुद्री यात्रा करने में समुद्र में दिशा भ्रम हो जाता था, और दिशा का ज्ञान न होने से कई नाविक भटक जाते थे, जिस कारण समुद्री यात्रा करना उस काल में काफ़ी कठिन माना जाता था। परंतु मार्को पोलो द्वारा कुतुबनुमा के आविष्कार से समुद्री यात्राएं आसान हुई, और अब जो हैं नाविक दूर दूर तक कुतुबनुमा की सहायता से यात्रा कर सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नए देशों की खोज हुई, नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, और इसने भी यूरोप में पुनर्जागरण को बल प्रदान किया। इसी का परिणाम था
कि स्वयं मार्को पोलो ने कई देशों की यात्रा की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने समुद्री यात्रा तथा नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। मैगेलन ने पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा की और इस तरह कुतुबनुमा के प्रयोग से कई सामुद्रिक यात्राएं सफल हुई। इस तरह यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण के प्रभाव। यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, यूरोप के समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ, तो इसका क्या प्रभाव यूरोप के समाज पर पड़ा, इसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि यूरोप में आधुनिक युग में एक नवीन चेतना जो जागृत हुई, उससे मानववाद का विकास हुआ। जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया था कि मानववाद के विकास के लिए हम पेट्रार्क को उत्तरदायी मानते हैं और पेट्रार्क को ही मानववाद का जनक कहा जाता है। मानववाद का अर्थ है कि पारलौकिक जीवन के तुलना में मानव के इहलौकिक जीवन को महत्व प्रदान करना, मानव के भौतिक जीवन को भौतिक जीवन में रुचि लेना। सामान्यतः मानववाद अंग्रेजी के शब्द ह्यूमैनिटस से निकला है, ह्यूमैनिटस, जिसका अर्थ है उन्नत ज्ञान। वास्तव में मानववादी मनुष्य की धर्मशास्त्र के स्थान पर मानव के स्वयं में रुचि थी। वह धार्मिक रुचि के स्थान पर मानव के भौतिकवादी जीवन में ज़्यादा रुचि लेता था और इसका परिणाम यह हुआ कि मानववादी विद्वानों ने धर्माधिकारियों के आडंबरपूर्ण जीवन की खिल्ली उड़ाई और मानव समाज के इहलौकिक जीवन की ओर उन्हें आकर्षित किया। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि पारलौकिक जीवन के बजाय मानव के इहलौकिक जीवन के बारे में चिंतन करना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, इहलौकिक जीवन को महत्व देना, इसे ही सामान्यतया मानववाद कहा जाता है। पुनर्जागरण का एक बड़ा प्रभाव था कि मानववाद को यूरोप में और संपूर्ण विश्व में इससे बल प्रदान हुआ। पुनर्जागरण के कारण कला का विकास हुआ। इसी कारण यूरोप में चित्रकला, जिसमें लियोनार्डो दा विंसी एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार हुआ, जिसने मानव के शरीर के अंगों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उनमें अंग प्रत्यंगों का सौष्ठव चित्रित किया। इसी तरह माइकल एंजेलो, राफेल आदि जो चित्रकार और मूर्तिकार हुए, साथ ही यूरोप में वास्तुकला का भी विकास हुआ। इसी तरह पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण यूरोप में राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में रोमन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं में अपना स्वतंत्र साहित्य लिखा जाने लगा और इनमें जैसे इंग्लिश के प्रसिद्ध विद्वान टॉमस मोर, जिन्होंने इंग्लैंड में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह स्पेन में सर्वेंटीज, इंग्लैंड में दूसरे अंग्रेजी के विद्वान विलियम शेक्सपियर आदि ने अपनी भाषाओं में राष्ट्रीय साहित्य को विकसित किया। यह भी पुनर्जागरण का एक बड़ा प्रभाव था। पुनर्जागरण के कारण ही यूरोपीय समाज में लोगों में एक नवीन चेतना का संचार हुआ और लोगों ने हर तथ्य को बुद्धि एवं तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ किया।
क्योंकि मध्यकाल में यूरोप में एक प्रकार से रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों का बोलबाला था, परंतु पुनर्जागरण के कारण लोगों ने अंधविश्वास और रूढ़िवादियों को छोड़कर बुद्धि एवं तर्क के आधार पर सोचना आरंभ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर नामक विद्वान ने चर्च की जो क्षमा पत्रों की बेचने की योजना थी, चर्च जो क्षमा पत्रों को बेच रहा था, तो मार्टिन लूथर ने इस बात का विरोध किया कि क्षमा पत्र खरीदने से किसी भी व्यक्ति के पाप क्षमा हो सकते हैं। मार्टिन लूथर का मानना था कि यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित कर लें तो संभव है ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर ले, परंतु ऐसा नहीं है कि हमने एक क्षमा पत्र खरीद लिया और उससे हमारे पाप क्षमा हो जाएं। यहीं से बुद्धि और तर्क के आधार पर अपनी बात रखने के और अपने विचारों को व्यक्त करने से ही यूरोप में मार्टिन लूथर ने एक नवीन आंदोलन आरंभ किया, जिसे कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां थी उनका विरोध हुआ, जिसे यूरोप में हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन भी पुनर्जागरण का एक बड़ा प्रभाव था। पुनर्जागरण के कारण जो नई खोजें हुई, नई भौगोलिक स्थानों की खोजें हुई, नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, इसका एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि यूरोप में उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला और यूरोपीय देशों ने पूरे विश्व में जगह जगह अपने उपनिवेश स्थापित किए और इससे यूरोप का औपनिवेशिक साम्राज्य बढ़ा। इस तरह पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा।